हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, अच्छा, इससे पहले भी एक पार्ट 1 आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसके अंदर मैंने बेसिक टॉपिक्स कवर किए थे। लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं, उसका ट्रिक क्या है, उसे कैसे याद रखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको पता हो तो उससे आप बाकी की प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली दी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में कवर कर दी हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी चीज़ें जो है वो ये पार्ट का लिंक डाल दूंगी। ठीक है ना। अच्छा, ये तो रहा पार्ट 1 का, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे सेटअप करते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। आई होप आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे, बिकॉज वही अल्टीमेटली, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, नोट्स ही काम आने वाले हैं, है ना। तो देखिए, आज जो हम करने वाले हैं ना, वो है अगला टॉपिक विच इज़ नर्नेस इक्वेशन। देखिए, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरा हमेशा ये रहता है, कंसर्न हमेशा ये रहता है मुझे कि बच्चों को जो टॉपिक, जहाँ बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, वो चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, और आपको कोई पहले ही बता दे कि यार यहाँ तुम गलती करने वाले हो, यहाँ ना बहुत चांसेस हैं गलती करने के, तो सुधर जाओ, पहले से ही अलर्ट हो जाओ, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप वो चीज़ गलत नहीं करेंगे। तो इस टॉपिक में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या पॉइंट है जहाँ पर आप गलती कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि करोगे ही करोगे, बट कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर कैसे इस चीज़ को सुधारना है। ओके, चलिए, तो फिलहाल जो भी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नॉन इक्वेशन। देखिए, आपने अगर पहले वाला मेरा वीडियो लिया, अटेंड किया है इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था कि देर आर वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड वन इज सेल पोटेंशियल। अब मैं एक बार दोबारा वो चीज़ रिकैप कर रही हूँ, बिकॉज जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको जो है एक जल्दी से क्विकली पता चल जाएगा, है ना। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, अच्छा ध्यान से पूरा वीडियो देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं जो है सब कुछ कवर करने वाली हूँ कि नॉर्नस इक्वेशन क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, और इसके क्वेश्चंस हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको पता है जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप करते हो तो उसमें दो बीकर होते हैं, पता आपको, है ना। एक आप कहते हो लेफ्ट बीकर है, एक आप कहते हो राइट बीकर है। सही बात ना। अब लेफ्ट बीकर में भी आपने कोई इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल का कोई रॉड डिप किया हुआ है, और राइट बीकर में भी आपने मेटल का एक रॉड डिप किया हुआ है। जो मेटल की रॉड होती है ना, ये जो मेटल की रॉड डिप आपने की है, इसी को आप कहते हो कैथोड और एनोड। बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रोड। क्या कह रहे हैं इसे? इलेक्ट्रोड। सॉल्ट ब्रिज भी है बीच में, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज भी है। तो देखो, ये जो मेटल की रॉड आपने डिप की हुई है, इनको आप इलेक्ट्रोड्स कह रहे हो। अब इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। अगर आप बात कर रहे हो लेफ्ट वाली साइड की, तो लेफ्ट वाली साइड में हम ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एनोड, है ना। तो लेफ्ट वाली साइड को आप एनोड कहते हो, और राइट वाली जो बीकर है उसमें कैथोड है। यानी कि वी हैव अ टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। ओके, बेसिकली इलेक्ट्रोड ही है दोनों, और इन इलेक्ट्रोड का अपना कोई पोटेंशियल होता है जिसको आप कह रहे हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो कुछ पोटेंशियल एनोड का है, कुछ पोटेंशियल कैथोड का है ना। अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एक होता है पूरे सेल का पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, उसको आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके निकालते हो, जिसकी सीरीज आपको डाटा पूरा दिया होता है। एनसीईआरटी के अंदर भी पूरा डाटा है, मैंने समझाया भी था पिछली बार। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालते हो वो तो एक्सपेरिमेंट से निकालते हो, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो सेल पोटेंशियल आप निकालते हो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके निकालते हो। जैसे सेल पोटेंशियल का क्या मतलब है, देखो दिस इज योर एंटायर, देखो लेफ्ट साइड मैंने अभी बोला एनोड है, और राइट साइड आपके कैथोड है। इन दोनों को अगर आप इस पूरा एंटायर अगर आप ये सेटअप ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को आप सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसको ई नॉट ऑफ सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई नॉट ऑफ सेल इज ई नॉट ऑफ कैथोड, यानी कि कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल। द डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। अब आप कहेंगे यार नॉट क्या है, तो देखिए नॉट का मतलब है कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो, या आप स्टैंडर्ड कंडीशन में करा रहे हो, दिस नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तब तो सेल पोटेंशियल आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो तो सेल पोटेंशियल आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे निकालना है? कैथोड माइनस एनोड का पोटेंशियल। ओके, बट अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर आप सेल पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो? नहीं।
अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो फिर आप सेल पोटेंशियल ऐसे नहीं निकाल सकते हो, फिर आपको नलनेस लगाना पड़ेगा, नलनेस की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नलनेस लगाने से पहले ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड का क्या 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 चीज़ है, स्टैंडर्ड क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए याद रखना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि टेम्परेचर आपने 298 केल्विन लिया है और आपने कंसंट्रेशन 1 मोलर ली है, मतलब जो भी आप सोल्यूशन बना रहे हैं लेफ्ट और राइट बीकर में उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल ली है, ठीक है। बट ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट में आप कंसंट्रेशन 0.1 ले लें या 0.001 ले लें, कुछ भी तो ले सकते हैं आप कंसंट्रेशन। तो उस केस में पहली बात तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहेगी, बिकॉज स्टैंडर्ड तो 1 के लिए है। अदर देन 1 के अलावा जो भी कंडीशन होंगी वो आपके स्टैंडर्ड नहीं मानी जाएंगी ऑब्वियसली। और दूसरी बात कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन ही नहीं रही तो ये फॉर्मूला भी पुट नहीं किया जा सकता। तो नर्नेस्ट का क्या काम है, देखिए नर्नेस ने क्या बताया, नर्नेस ने बताया कि अगर आपका सेल जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है तो फिर आपके सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नर्नेस ने एक्चुअली 2 इक्वेशन दी हैं, पहला इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का क्या फार्मूला है, ओके, और दूसरा टोटल सेल पोटेंशियल निकालने का क्या फार्मूला है। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इंडिविजुअल जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स होती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जिसको आप कहते हैं, उसका तो डाटा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है पूरी, और सेल पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। बट अगर अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको नर्नेस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आ गया कि स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या लेना है, ठीक है। चलिए नाउ अब नर्नेस इक्वेशन में अगेन कब यूज करनी है, व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड, तो लिख देते हैं व्हेन कंडीशंस नॉट स्टैंडर्ड, जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड, ओके। तो यहां पर हम 2 इक्वेशन पढ़ेंगे, पहली होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए और दूसरी होगी सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने। देखिए बच्चे फार्मूले तो याद कर लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, फार्मूला तो बच्चे बहुत अच्छे से रट लेते हैं। द थिंग इज कि जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है ना यार, तब सब गड़बड़ हो जाता है, मतलब बच्चे जो है पता नहीं क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान से देखना पूरी इक्वेशन को। देखिए पहला है फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा है फॉर सेल पोटेंशियल, फॉर सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं डिनोट कर रही हूँ ई ऑफ इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हम ई ऑफ इलेक्ट्रोड ये सिंबल यूज कर रहे हैं, ओके। और सेल पोटेंशियल को मैं डिनोट कर रही हूँ ई ऑफ सेल से, ओके। नाउ अब बीच में लगा देते हैं लाइन, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा फर्क तो है। नाउ अब इस साइड आ जाओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपको जो फार्मूला लगाना है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई रिएक्शन है, आपने रिएक्शन कंसीडर करनी है। देखिए एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वहां पे रिएक्शन भी एक ही हो रही होगी। जब आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप करते हो तो एक तरफ होती है ऑक्सीडेशन, एक होती है रिडक्शन, उनको हाफ रिएक्शंस कहते हैं ना। तो यहाँ पे कोई भी एक हाफ रिएक्शन ले लेते हैं, डिपेंड करता है जो भी दी है, मैं रैंडम ले रही हूँ। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई मेटल आयन है, उसने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके मेटल सॉलिड बना दिया, सही है जी, दिस इज द रिएक्शन। नाउ अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, मान लीजिए कि रिएक्शन दी हुई है और आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, तो ई ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस आर टी एन एफ एल एन नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, मेटल सॉलिड, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो आपको ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है मेटल सॉलिड और रिएक्टेंट है मेटल आयन, इसीलिए ऊपर कंसंट्रेशन सॉलिड के लिए, नीचे मेटल आयन के लिए। ध्यान रखना केमिस्ट्री में ये सिंबल का मतलब होता है कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पे ना जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, जैसे अच्छा ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही बता रहा है, जो डाटा में गिवन होगा, आपको दिया होगा, ये आप कोई तुक्का नहीं मार सकते, इसमें पता होना चाहिए, मतलब डाटा से ही पता चलेगा। आर आपका एक गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, आपने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। नाउ टी होता है टेम्परेचर, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो फिक्स कर रहे हैं हम 298 केल्विन का, ठीक है। एफ का मतलब है फेराडेज कांस्टेंट, एफ इज फेराडेज कांस्टेंट।
जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली फिक्स होती है, इट इज 96500 कूलम। ओके नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा फेराडे कांस्टेंट के बारे में बता देती हूँ। आपने चैप्टर 1 पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना हो, द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको कितना होता है? अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज पता होगा। इसको जल्दी से निकाल के दिखाओ कॉपी में, और आप नोटिस करेंगे कि ये वैल्यू इतनी आती है। यानी कि फेराडे कांस्टेंट बेसिकली क्या है? द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही है। निकाल के देखना, मुझ पे विश्वास करो, खुद निकालना है इसको। मान नहीं लेना चाहिए कि अच्छा टीचर ने बोल दिया तो मान ले, ऐसे नहीं करना, ठीक है। फेराडे कांस्टेंट 96500। नाउ अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, रिएक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए होंगे। ओके यानी कि बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। नाउ अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे जो Mn पॉजिटिव है ये है मेटल आयन की कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जो आपको गिवन होगी। और एक चीज मुझे आपको बतानी है, क्या? देखिए जब भी आप किसी मेटल को सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, जब भी आप मेटल सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं तो वो हमेशा न्यूट्रल होगा, है ना। और उसकी सॉलिड स्टेट में उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा 1 होती है। तो क्या बताया मैंने? मेटल सॉलिड स्टेट में हमेशा उसकी कंसंट्रेशन आपने 1 लेनी है। प्लीज रिमेंबर, इसको नहीं भूलना, इट इज ऑलवेज 1। ओके तो ये तो खैर 1 हो ही गया। अब देखो ध्यान से देखना, आप नोटिस करेंगे कि R T F तो आपको पहले ही पता है, R T F तो आपको पता ही है, वैल्यूज इनकी फिक्स है। R की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन है, फेराडे की वैल्यू है 96500। तो बेसिकली ये वैल्यूज आपको पता है, तो यहां से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मॉडिफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप कर लेना। तो ई ऑफ इलेक्ट्रोड जो आएगा वो आएगा ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड, ओके, माइनस 0.059 ओवर एन। देखिए एन को आप कुछ नहीं अभी कर सकते, एन का हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज एन जो है वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन के अंदर उसे कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस किया होगा। हम तो तुक्का थोड़ी मार सकते हैं, रिएक्शन देख के ही पता चलेगा ना। तो अभी मुझे नहीं पता एन क्या है, तो एन को नहीं छेड़ना, एन रिएक्शन ही बताएगी। ओके नाउ एल एन को आप जब सॉल्व करते हैं तो 2.303 LOG लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, वो लॉग टू द बेस 10 में। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ LOG। एलएन में नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपको एलएन का वैल्यू नहीं पता होगा। मेटल सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, मैंने आपको भी बताया, इसे 1 ले लो, और नीचे आपके पास आ जाएगी मेटल आयन की कंसंट्रेशन जो गिवन होगी। तो दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। वैसे तो ये भी याद रखना है, बिकॉज कई बार आपको फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है वो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि काम झाम आपने किया कैसे। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, बट ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए आपको ये ज़्यादा सही है कि याद कर लेना, बिकॉज आप सॉल्व करेंगे फिर भी तो यही आएगा। ओके तो दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड जो गिवन होगा माइनस 0.059 ओवर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, लॉग 1 ओवर जो भी मेटल आयन होगा उसकी कंसेंट्रेशन हमेशा नीचे ही लिखनी है जिस भी टाइप की रिएक्शन हो। क्या समझे? जो भी मेटल आयन होगा उसका कंसेंट्रेशन हमेशा नीचे लिखना है। ओके नाउ अब आ जाते हैं दूसरी साइड, यानी कि सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। देखिए सेल पोटेंशियल का मतलब हुआ पूरे सेल का पोटेंशियल, है ना, ईएमएफ भी कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास कोई रिएक्शन है, और रिएक्शन में आपके पास A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स X मोल्स ऑफ X प्लस Y मोल्स ऑफ Y। जो छोटे अक्षरों में लिखे हैं ना A B X Y, दीज रिप्रेजेंट दी स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में। बैलेंस्ड इक्वेशन ही लेनी है आपको, जो इक्वेशन या रिएक्शन आप ले रहे हैं इट शुड बी बैलेंस्ड, ध्यान देना। ओके नो, तो अगर आपके पास कोई रैंडम रिएक्शन दी हो तो आप इसमें कैसे लगाएंगे नर्नेस। तो वो कह रहा है ई ऑफ सेल जो होगा, आप सेल ले रहे हैं क्योंकि पूरी सेल का पोटेंशियल बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही, ऑक्सीडेशन हाफ वी और रिडक्शन हाफ वी। मैं एक बार लगा के दिखाऊंगी इसे किसी रिएक्शन में, अभी के लिए जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। तो ई ऑफ सेल जो होगा वो होगा ई नॉट ऑफ सेल। अब ई नॉट ऑफ सेल आप कहाँ से निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड करके। तो ई नॉट ऑफ सेल आपके पास, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल
माइनस अगेन वही चीज़ लिखनी है जो आपने यहाँ लिखी है, RTNF अब यहाँ क्या लिया था बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सेम आपने यहाँ भी करना है। अब याद कीजिए यहाँ प्रोडक्ट कौन है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये आपके पास रिएक्टेंट है। तो पहले प्रोडक्ट लिखना है और प्रोडक्ट क्या है, एक्स और वाई, दो प्रोडक्ट है तो दोनों को लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाई, और जो उनके कॉफिशिएंट है ना, जैसे इसका कॉफिशिएंट है एक्स, इसका कॉफिशिएंट है वाई, वो पावर में चला जाएगा, तो एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई। ओके, सिमिलरली रिएक्टेंट है ए की पावर ए और बी की पावर बी। अगेन आप ये सब सॉल्व करोगे, बात यहाँ पे भी सेम ही आ रही है कि आर जो है गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर ही है, एफ फेराडे कांस्टेंट है, एग्जैक्टली यही चीज़ है जो यहाँ लिखी थी, तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट जो है इसको और करके लिख देती हूँ कि ई ऑफ सेल जो बनेगा वो बनेगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर एन LOG लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर। अब आप बोलोगे मैम आपने यहाँ पे क्यों नहीं वन पुट किया, आपने कंसंट्रेशन को यहाँ वन क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मुझे नहीं पता अभी सॉलिड कौन है, अभी मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखी है, जब रिएक्शन लिखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ अब मान लीजिए कि आपको कोई, ये तो आपके पास फॉर्मूला हो गया, मान लो कि आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है, कोई रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए, और ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। ओके, लर्न। अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ इसको कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो इसे मैं यहीं छोड़ती हूँ और इसके बाद जो है नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा लिख लेना, साथ साथ लिखना ज़रूरी है भाई, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, समझना भी है और नोट्स भी बनाने, दोनों काम इकट्ठे होने चाहिए। समझने से कुछ नहीं होने वाला है, 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं, आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है, और लिखने से भी कुछ नहीं होता है, तो लिखना समझना दोनों जो है साइमल्टेनियसली होने चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं कि जो इक्वेशन हमने अभी सीखी है अननोन इक्वेशन, उसको एक्चुअली में अप्लाई कैसे करना है, बिकॉज यही तो बात है सारी, ठीक है। चलिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, राइट नर्नस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल्स, और क्यों ना एक बार हम रिकैप कर लेते हैं जो भी हमारे पास नर्नस इक्वेशन है। बेसिकली मैंने अभी सेल के लिए लिखी, ठीक है, याद रखना अभी हाफ सेल वाला क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें आपको हाफ रिएक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, आपको पूरे सेल के लिए निकालना है। तो सेल के लिए जो नर्नस इक्वेशन होती है, ऑब्वियसली ई ऑफ सेल आप निकालेंगे, तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है मैं एक बार साइड में लिख देती हूँ कि ई ऑफ सेल जो होता है वो होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की टर्म में लिख रही हूँ बिकॉज ये जर्नल रिएक्शन में, जर्नल फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, नाउ अब दिस इज योर रिएक्शन, नाउ दिस इज योर फॉर्मूला। अब आप इसे लगाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से देखना, आपको एक रिएक्शन दी हुई है ना, यहाँ पे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो वैसे तो देख के ही पता चल रहा है कि आपका ये वाला साइड प्रोडक्ट है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट वाली साइड एंड दिस इज योर रिएक्टेंट वाली साइड। एक बार चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि नर्नस के लिए रिएक्शन बैलेंस होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो बैलेंस है, एक जिंक यहाँ पर है, एक जिंक यहाँ पर, एक कॉपर यहाँ पे, एक कॉपर यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन लगेगा, जो फार्मूला लगेगा वो ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर एन। अब ध्यान से देखना एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी कहानी, ये वाली जो बात है थोड़ी सी ना आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको याद होगा मैं आपको अभी बता रही थी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि ना मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पहले ही बता दूँ कि कहाँ वो जो गलती करने वाले हैं, तो भैया तैयार हो जाओ, यहाँ आप गलती करने वाले हो, एन आप गलत निकालने वाले हो, सब नहीं बस ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखो आप ये देखिए कि जिंक 0 होगा ऑब्वियसली न्यूट्रल स्टेट में और +2 में जा रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 हाफ रिएक्शंस ऑलरेडी अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप क्वेश्चन 1 में देखें तो यहाँ पे एक तरफ हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, या आप कह सकते हैं हाँ जिंक की हो रही है। तो जिंक जो है जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, क्योंकि देखो ना पूरी रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं बताए जाते, जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं होते हैं बिकॉज वो कट जाते हैं, ठीक है। मगर हाफ रिएक्शन में होंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन जब आप इसकी लिखोगे तो रिडक्शन किसकी हो रही है,
कॉपर से कॉपर बन रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर बन रहा है, यानी कि कॉपर प्लस 2 उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा है। और जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है, और आपके पास एक कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, यानी कि जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का किया है, 4 नहीं लिखना, आदान या प्रदान, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हुआ है। आप कहोगे मैम ये बात तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, इसके लिए आपने 2 हाफ रिएक्शंस क्यों लिखी? वो इसलिए लिखी क्योंकि आगे जो है बिना हाफ रिएक्शंस के आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। तो जिंक 0 से +2 में गया है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। और यहाँ पे कॉपर +2 कॉपर में गया है 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि n की वैल्यू होगी 2। आगे आएगा लॉग, ओके, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, कॉपर और जिंक, मगर मुझे कॉपर को इग्नोर करना है। क्यों करना है इग्नोर? क्योंकि कॉपर में सॉलिड और कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होगी, तो 1 होगी तो उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे जिंक सॉलिड को इग्नोर कर दो, क्योंकि जिंक हमेशा सॉलिड में, जिंक सॉलिड 1 होगा, तो आप सीधा आयंस की कंसंट्रेशन लिखो। तो प्रोडक्ट में आयन है जिंक, और जिंक का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ही होगा। और रिएक्टेंट क्या है, जिंक सॉलिड को तो इग्नोर करना है बिकॉज वो सॉलिड है, 1 होगा, ठीक है। तो नीचे आएगा कॉपर आयन, क्लियर है? तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। सही बात ना? इस चीज को मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ एक बार कि आपने किसको इग्नोर किया है। जैसे अगर आप इस रिएक्शन को पहले पूरा भी लिख रहे हैं, मान लीजिए, वैसे जरूरत नहीं है, जहां सॉलिड आ गया आपने सॉलिड को 1 मान लेना, बात खत्म, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए आप पहले लिख भी रहे हैं, तो इस रिएक्शन में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर एन लॉग। ऊपर आप लिख रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में है कॉपर सॉलिड और जिंक आयन, और नीचे रिएक्टेंट में है जिंक सॉलिड और कॉपर आयन, ठीक है जी। ना यहां से आप कॉपर सॉलिड को 1 पुट कर रहे हैं और यहां से जिंक सॉलिड को 1 पुट कर रहे हैं, तो अगर आप इसे 1 रखेंगे तो वही बात हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज 1 और ये सारी चीज 1, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर ही कर दिया, लिखा ही नहीं, ठीक है जी। ना यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपके पास है दूसरी इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ध्यान से देखना। देखो अब ना यहाँ पे पहले हम n ही निकालते हैं कि n क्या होगा। तो देखो n निकालने के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा यार कॉपर 0 से सॉरी क्रोमियम 0 से क्रोमियम +3 जा रहा है और कैडमियम +2 से 0 जा रहा है, तो कैसे करें? तो एक बार मैं काम करती हूँ, रिएक्शंस को स्प्लिट करके लिखती हूँ। तो एक तरफ मैं लिखती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्रोमियम 0 से जा रहा है क्रोमियम +3 में। आपको कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं इसके, ध्यान देना, कोफिशिएंट नहीं लिखने हैं। तो क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, ठीक है। ये इसको साइड में लिख लेते हैं। क्रोमियम 3 पॉजिटिव +3 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, कैडमियम +2 जा रहा है कैडमियम 0 में। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। तो कैडमियम +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जा रहा है कैडमियम में। जब आप इन्हें जोड़ेंगे ना, आप जोड़ के जब टोटल रिएक्शन लिखेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि टोटल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कट ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कट रहे हैं? बिकॉज भाई 3 और 2 आपस में कैसे कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस है मगर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। जब भी आप रिएक्शन को ऐड करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन बनाने के लिए जब आप 2 रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे जो मैंने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन का जब मैंने n कैलकुलेट किया था तो वहाँ पे दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो मैंने काट दिया, ठीक है। यहाँ मैं नहीं काट सकती, तो मुझे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बराबर बनाना है। तो बराबर कैसे बना सकते हैं? 3 और 2 को बराबर कैसे बना सकते हो? इसे किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि दोनों नंबर बराबर हो जाएं। तो देखो एक काम कर सकते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। क्यों? क्योंकि फिर हो जाएगा 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन
और नीचे भी आएगा 3 2 जा 6 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। तो एक बार मैं दोबारा इस रिएक्शन को लिखती हूँ। ऊपर वाली रिएक्शन जब आप करोगे तो बनेगा 2 क्रोमियम गिव्स 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, हो गया ना। सिमिलरली रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 कैडमियम। अब आप इन्हें ऐड कर सकते हो बिकॉज अब इनका इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया है। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ओके, और आपको मिलेगा 2 क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 पॉजिटिव गिव्स 2 क्रोमियम आयन प्लस 3 कैडमियम। और आप नोटिस करोगे कि जब आप फाइनल में आपने जब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट किया तो एन की वैल्यू क्या थी उस टाइम पर? 6 थी ना, जो इक्वल होकर आई है, यानी कि आपकी एन की वैल्यू 6 है इस क्वेश्चन। सही है। तो अगर आप वैसे कर सकते हैं, वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। बट आप क्योंकि देखिए ना क्वेश्चन 1 2 ही आने वाले हैं पूरे नर्नेस्ट के ऊपर, है ना, तो आप अच्छा होगा कि आप हाफ रिएक्शंस लिखिए और फिर कैलकुलेट करें कि एन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे एन की वैल्यू 6 आगे तो पुट कर देते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 ओवर 6 लॉग। अब ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में एक सॉलिड को तो इग्नोर कर दो, अब सिर्फ ये बचा है ना। तो अब आप लिखोगे क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन। अब बच्चे यहाँ पे एक दूसरी गलती क्या करते हैं, देखिए पहली गलती तो वो करते हैं एनी गलत निकालते हैं, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि भाई आप खुद सोचिए रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही तो गेन होगा ना। तो इन इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। द टोटल लॉस शुड बी इक्वल्स टू टोटल गेन। एक तो वो एन गलत निकालते हैं क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं या एन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। एक और बात, जब आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं ना तो आप कोफिशिएंट मत लिखो, कोफिशिएंट बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो जो कोफिशिएंट दिए हैं उसे लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करने वाले टाइम आ जाएंगे। दूसरी वो गलती करते हैं कि जो कोफिशिएंट होते हैं आयंस के उनको पावर में नहीं लिखते, तो ऐसी गलती नहीं करनी, कोफिशिएंट को पावर में लिखना है। तो क्रोमियम का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो वो पावर में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से क्रोमियम को इग्नोर करते हैं, क्रोमियम सॉलिड है क्योंकि, और यहाँ से क्रॉस का मतलब मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसा मत समझ लेना कि क्रॉस का मतलब है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं समझना। इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, कहीं आप इसे गलत समझ लें, इसकी वैल्यू भी 1 है, ओके ना। तो अब रिएक्टेंट में क्या है? कैडमियम 2 पॉजिटिव और इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 आ जाएगा, ओके। तो दिस विल बी योर इक्वेशन, ओके ना। आपको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, ये सी वाला जो पार्ट है खुद करो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, कर लिया आपने ट्राई? चलिए तो मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ। ओके नाउ इस वाली इक्वेशन में आपको कंसंट्रेशन की वैल्यूज भी दी हुई है, तो चलो अच्छी बात है, वैल्यू दी हुई है तो नाउ तो पहले तो मैं एन निकाल लेती हूँ हमेशा की तरह। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना मैं कंप्लीट लिख देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से आपको जो है आंसर निकाल के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल गिवन E naught of cell is 1.05, given E naught of cell is equals to 1.05 वोल्ट, ओके। नाउ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, सिर्फ नर्नेस नहीं लगा रहे हैं, नर्नेस के बाद प्रॉपर इसका कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, ओके। नाउ देखो, ऑब्वियसली पहले आप एन का वैल्यू निकालोगे, तो एन का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर दो, एक तरफ आपके पास ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? निकल से निकल +2 बन रहा है, यानी कि निकल गिव्स निकल 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया होगा, ओके। सिमिलरली एजी, कोफिशिएंट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्स देखो, एजी प्लस से जा रहा है एजी, तो रिडक्शन में एजी प्लस से जा रहा है एजी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा तो एजी बना होगा। पर आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो कट ही नहीं रहे, ठीक है, क्यों नहीं कट रहे हैं? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस ही नहीं हुए, तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए मुझे 2 और 1 को बराबर करना पड़ेगा। तो 2 और 1 को बराबर कैसे कर सकते हैं? जब इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो आएगा 2Ag प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag। अब कट सकता है, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाइनल में 2। ओके ना, तो अब लगा देते हैं E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। नो, अच्छा चलो पहले वैल्यू लगा देते हैं। 0.05 फॉर्मूला लगाते हैं, 0.0591 ओवर 2 लॉग। नो, अब देखो ऊपर क्या लेनी है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है, इसको तो आपने 1 मान लिया, सॉलिड है, और यहाँ पे आपने इसे 1 मान लिया, ये भी सॉलिड है। तो अब ये हो जाएगा, तो निकल 2+ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो कुछ नहीं लिखना, और अपॉन में आएगा Ag+ का कोफिशिएंट भी है, 2 है उसका कोफिशिएंट, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। ओके ना, अब वैल्यूज आपको दी है निकल आयन की भी, Ag+ की भी, और E नॉट ऑफ सेल भी आपको दिया हुआ है। तो E ऑफ सेल हो जाएगा, E नॉट ऑफ सेल का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखा है 1.05, तो 1.05 माइनस 0.059 ओवर 2 लॉग निकल आयन का कंसंट्रेशन है 0.16 और Ag का कंसंट्रेशन है 0.002। ओके, अब वैसे मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने एक पीछे वाला वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले कि हाउ टू कैलकुलेट द लॉग एंड एंटी लॉग विदाउट यूजिंग द टेबल, बिकॉज टेबल मुझे भी अच्छे से नहीं देखना आता है, तो मैं ट्रिक से यूज़ करती हूँ। वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी, वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और केमिकल काइनेटिक्स में लॉग का बहुत काम है यार। तो लॉग नहीं निकालना आता है ना, तो आप फंस जाएंगे बुरे वाला। तो वो वीडियो देख लेना, मैंने उसमें शेयर की हुई है ट्रिक्स जो मुझे पता है लॉग निकालने की। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। ओके नाउ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, वैसे आप भी कर सकते हैं इसे, ना E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 1.05, इसे मैं 0.06 लेके कर लेती हूँ, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 0.03, तो 0.03 इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है, कोई बात नहीं, 29 नहीं आएगा वैसे भी, कोई बात नहीं। लॉग, अब देखो अब इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। देखो मेरे पास है लॉग 0.16, ध्यान से देखना मैंने कैसे सॉल्व किया, लॉग में भी बच्चे बहुत अटकते हैं। 0.16 और नीचे 0.002 का होल स्क्वायर। अब जो नीचे वाली चीज़ है ना, मैं उसमें पॉइंट हटा रही हूँ, तो मैं इसको पॉइंट हटा के लिख सकती हूँ 2, या ऊपर वाले में भी हटा देते हैं, तो लिख देते हैं 16 × 10⁻², पॉइंट हटा दिया। नीचे मैं लिख रही हूँ 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, क्योंकि ध्यान रखना पावर है, ठीक है। नाउ अब इसको आप लिख सकते हो लॉग 16 × 10⁻³ 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि ये हो जाएगा log 4 इंटू -6 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 आ जाएगा, सॉरी 10 की पावर आएगी, log 4 इंटू 10⁻⁴। अब आपको ही पता होगा फॉर्मूला log a इंटू log b, log a प्लस log b, यानी कि log a प्लस log 10⁻⁴। log 4 को आप लिख सकते हो log 2 की पावर 2, और log 10 की पावर 4 को लिख सकते हो log 4 इंटू log 10। अगेन 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जगह नहीं है इस चीज़ को, तो आपके पास हो जाएगा 2 log 2 प्लस 4 log 10 1 होता है, और log 2 होता है 0.3010 प्लस 4, यानी कि 4.602। ओके, ये सॉल्व कर दिया मैंने लॉग को, तो ये हो जाएगा, सारा सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देते हैं 4.602। और यहाँ से जो सॉल्व करोगे आप तो आएगा 0.95, 0.14 होगा वैसे। और फर्दर सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.91। दिस इज योर आंसर। कैलकुलेशन की वजह से थोड़ी खिचड़ी पक गई है, पर कैलकुलेशन समझाना भी ज़रूरी होता है, वरना बच्चे कहते हैं कि मैम आप फॉर्मूला पुट करके छोड़ देते हो, आप कैलकुलेशन तो बताते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोड। अभी तक जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, और वो जो है
वो सेल पोटेंशियल निकालना था उसमें, या रिप्रेजेंट करना था पूरे सेल को। इस बार जो आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालनी है, यानी कि आपके पास एक ही रिएक्शन है, और रिएक्शन आपने हमेशा रिडक्शन की टर्म में ही लिखनी है, ठीक है। याद रखना, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपको रिडक्शन की टर्म में लिखनी है, बिकॉज हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस बार आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ध्यान रखना सेल पोटेंशियल नहीं निकालना है। और इलेक्ट्रोड आपको ये दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन बनाएंगे, और रिएक्शन जब आप बनाएंगे तो आप रिडक्शन की टर्म में बनाएंगे। तो रिडक्शन की टर्म में क्या रिएक्शन होगी कि जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है जिंक सोलिडम। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो आप नोटिस करोगे कि यार दो ही चीजें, एक जिंक और एक जिंक 2 प्लस, एक जिंक और एक जिंक 2 प्लस। तो रिडक्शन कब हो रही होगी, जब जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर जिंक सॉलिड बना रहा होगा। यहाँ से मुझे पता चला कि एक जिंक 2 पॉजिटिव और एक जिंक, इलेक्ट्रॉन तो आपने खुद ही देखने, ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये रिएक्शन बन गई, अब लिख लेते हैं। तो ई ऑफ इलेक्ट्रोड किसके इक्वल होगा, ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग, हमेशा 1 ओवर में लिखना है, ऊपर 1 ही लिखने है क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 होती है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसे फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो, क्योंकि एन का वैल्यू तो 2 है, तो मैं इसे 2 पुट कर दूँ यहाँ, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ एन का वैल्यू तो 2 है, ओके। और जिंक आयन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे आप लिख दो 0.1, क्योंकि इसका कोई कन्वर्जन नहीं है, सिंपल रिएक्शन है, यहाँ तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अकेला है। जब वो कल्ला ही है तो उसको किसके साथ बैलेंस करोगे, तो कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, 0.1, ठीक है। और ई नॉट ऑफ इलेक्ट्रोड जो आपको दे रखा है, जिंक की इलेक्ट्रोड आपको दिया है -0.76, तो आ जाएगी -0.76, ओके। आप ये सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है, तो ये हो जाएगा 79 के आसपास आ जाएगा, तो -0.79 के, मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा ई ऑफ इलेक्ट्रोड -0.76 -0.03, और लॉग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, लॉग 10 1 होता है, क्योंकि -0.79 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ओके। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है, इसमें ईएमएफ निकालनी है सेल की, सेल आपको पहले से बना के दिया हुआ है, ई नॉट पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। देखिए इससे पहले वाले जो पार्ट 1 मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हों तो आप ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाल सकते हैं, नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड करके, तो वो वाले वीडियो में से देख लेना। यहाँ से पहले नॉट ऑफ सेल निकालना और उसके बाद जो है नर्नस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉफिशिएंट देख लेना, अगर कॉफिशिएंट है तो उसमें लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो हो सकता है रिएक्शन बैलेंस ना हो सकता है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है वैसे, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, ओके। चलिए तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है। तो ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्वेश्चन आपने करना है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और अगर आपने कोई और सजेशंस हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से एक नई वीडियो लेकर आऊँ, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।